हेलो डियर, आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपने मैथ का वीडियो मॉक 2, जो CGL और CHSL दोनों के टीयर 2 के लिए एग्जैक्टली इक्वली बहुत बढ़िया बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे माइंडसेट के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे या लगने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल माहौल एग्जाम्स का ऐसा ही। तो भाई, दो तरीके के वीडियो मॉक हैं जो हम कर रहे हैं। दो तरीके के मॉक्स हैं, एक तो वीडियो मॉक, एक प्रैक्टिस मॉक। वीडियो मॉक सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो मिलेगी जैसी ये वीडियो है। आपको पेन एंड नोटबुक लेकर बैठना है और आपने हर एक क्वेश्चन, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को कामली शांति से पढ़ना है। ठीक है जी, उसको समझना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है। अगर आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हो, आप पहचानते हो उस क्वेश्चन को, तो उसको उसी टाइम आपने करना है, वीडियो को पॉज करके। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, इस क्वेश्चन में कम टाइम तो नहीं लगेगा, कम टाइम का मतलब 30 सेकंड नहीं होता कि भाई 30 सेकंड से ज़्यादा में हो रहा है, 45 सेकंड में हो रहा है तो नहीं करेंगे ना। जब आपको साफ साफ रास्ता दिख रहा है और ये है कि यार ये नहीं है कि अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम ले लेगा, मुझे साफ साफ रास्ता दिख रहा है, तो फिर आपने उसको कर लेना है। जब आपको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा ही टाइम ले लेगा, क्या पता आगे और भी क्वेश्चन हो जो कम टाइम ले रहे हो, तो देन इन दैट केस कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, फिर आपने मन में सोचना है कि मार्क एंड रिव्यू करूंगा मैं इस क्वेश्चन। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको पढ़ के शांति से समझ के ये लगे कि ये पता नहीं क्या है, सोल्व होएगा कि भी नहीं होएगा, तो आपने मन में सोचना है मैं तो इसको स्किप करूँ। तो वीडियो मॉक के अंदर आपने ये डिसीजन लेना है और फिर मैं भी कुछ क्वेश्चन को स्किप करूंगा, मार्क एंड रिव्यू करूंगा, खुद को एक एवरेज सिंसियर स्टूडेंट मान के उसके हिसाब के मैं डिसीजंस लूँगा। ठीक है जी, तो ये आपने वीडियो मॉक के अंदर करना है। तो ये काम हम दोनों साथ में करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे। आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पता है, मैंने वीडियो के अंदर बता रखी है, बट फिर भी भले ही वीडियो की स्पीड को तेज़ कर लो, अब अगर ये मॉक्स मेरे साथ देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस मॉक्स होते हैं जिनमें आप यही अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी लगाते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मॉक मिल रहा है, इसके जल्द ही बाद आपको प्रैक्टिस मॉक मिल जाएगा। दोनों अब की बार मैंने बना लिए, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जल्द ही आपको प्रैक्टिस मॉक भी मिल जाएगा। जिन बच्चों को पता नहीं है कि भैया ये मिलने कहाँ पर हैं, उनको मैं बता देता हूँ। जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड कर लो। उस ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट के ऊपर जब आप इस टैब के अंदर जाओगे, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, इसके ऊपर क्लिक, एक मॉक टेस्ट की टैब भी होगी, उसमें नहीं जाना, लेटेस्ट मॉक टेस्ट में। यहाँ पर आप देखोगे ये टीयर 1 के वीडियो मॉक और प्रैक्टिस मॉक है, ये टीयर 2 के वीडियो मॉक और प्रैक्टिस मॉक है। जो प्रैक्टिस मॉक हैं, इनमें आपको ऐप के अंदर मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलता है, टेक्स्ट या फिर वीडियो। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाने के लिए है, इसको देखोगे तो आपको सारे यहाँ पर वीडियो मॉक्स मिल जाएंगे मैथ के रीजन। तो सारे मॉक आपको एक जगह पर एसेस करने हैं, तो आप ऐप के अंदर जाकर टीयर 1 टीयर 2 के सारे मॉक यहाँ से एसेस कर सकते हो। CGL CHSL के लिए दी बेस्ट मॉक ये अवेलेबल है, फिलहाल जो हैं उन सारे मॉक में दी बेस्ट है। ठीक है भाई, तो काम स्टार्ट करते हैं। फिर अपना पेन नोटबुक लेकर बैठो, मन बनाकर बैठो कि एक ठीक ठाक सा सेशन हम लगाएंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होंगे और ये मॉक आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर ही रखा है। ठीक है, डिफ़िकल्ट साइड पर क्यों रखा है, डिफ़िकल्ट साइड पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वीडियो मॉक है, आप उस मॉक की तरह तो देते नहीं, तो ये है आपको सीखने को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। और अब की बार वाला जो प्रैक्टिस मॉक है उसका लेवल भी मैंने ऊपर बढ़ाया है, तो पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप देना, फिर आप देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। करो, पॉज करके हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है और आपने जो नीचे लिखा हुआ है रीड एंड थिंक कामली, इसकी लगातार 30 के 30 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी। मैं इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि टीयर 2 का मॉक है, तो टीयर 1 क्वालिफाइड बच्चे ही इसको देखेंगे, तो वो समझेंगे, उस लेवल की एक्सप्लेनेशन दूंगा। अपने हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा कर लेना और हमेशा ये मानूंगा कि पॉज करके आपने क्वेश्चन को पढ़ा है। ए सॉलिड पिरामिड विद एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस, तो पिरामिड है, पिरामिड प्रिज्म में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, ध्यान रहे।
वॉल्यूम इतना है भाई साहब, ठीक है। द वर्टिकल हाइट इतनी है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होएगा कि एरिया ऑफ द बेस और सारे लेटरल सरफेस का एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस के लिए मुझे प्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हम सीधा सीधा कर सकते हैं, तो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जो पिरामिड होएगी वो इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की है, ये इसकी हाइट है। ऐसे मैं पूरी नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो इसके बेस की साइड मैंने मान ली है जी ए, तो बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, √3/4 a²। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट जो कि है 4, दैट इज इक्वल टू 48√3। बिना डायग्राम बनाए सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं, इतना तो हम समझते ही हैं, ठीक है जी। ये 3 उधर जाएगा, तो 3 इंटू 48 144 हो जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगी जी 12, ए की वैल्यू हो गई 12। अब मुझे निकालनी है स्लांट हाइट, बिकॉज मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो पहले एरिया ऑफ द बेस लिख लेता हूँ, नीचे वाली ट्रायंगल का बेस, तो ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू a² प्लस में एरिया ऑफ द 3 फेसेस। उसके लिए मुझे चाहिए स्लांट हाइट, यानी कि जो साइड वाला फेस है उसकी हाइट। तो ये साइड वाला फेस है, ये हाइट, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अपनी ट्रायंगल बनेगी वो बनेगी ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल की साइड 12 है, तो ये सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड के ऊपर होती है ये हाइट। तो ये वाला हिस्सा है अंदर वाले सर्कल का रेडियस, इन रेडियस है, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2√3। तो 2 छिके 12, 3 दूनी 6, 2√3। तो दिस इज इक्वल टू 2√3। डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। हाइट भाई ने दे रखी है 4। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जो भी कॉमन है हम काट लेंगे। तो क्या कॉमन है मेरे भाई? 2 कॉमन है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो जो भी आपने कॉमन काटा है उसको ऑलरेडी यहाँ पर लिख दो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो 2 और 3 पर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, तो √7। तो 2√7 है इसकी लेटरल प्लांट हाइट। तो सारे फेसिस का एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द बेस हो जाएगा जी हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस 12 3 36 इंटू में स्लांट हाइट जो कि है 2√7। तो √3 और √7 का सम 2 ऑप्शन के अंदर है, देखते हैं भाई। 12 3 36 √3 और 36 √7, तो आंसर इक्वल टू ऑप्शन। क्वेश्चन में मान लो इसमें किसी को लग गया भाई 1 मिनट और 20 सेकंड लग गए, मान लो किसी को। अगर आपने अननेसेसरीली ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी है, सीधे सीधे तरीके से आपने क्वेश्चन किया है, तो उस क्वेश्चन में जितना टाइम लगना है उतना सबको लगेगा। अननेसेसरीली फास्ट होने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट होने की कोशिश मत करो। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगना है, उसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो लगेंगे, सबके लगेंगे, आप कोई न्यारे नहीं हो। तो डुएबल क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएं। देखो, 3 containers of equal capacity are equally filled. Then 1/3 of the liquid from first container is poured into the second. 1/4 of the initial quantity from the second is poured into the third. ठीक है, what is the final ratio? क्वेश्चन इजी है। अगर फर्स्ट राउंड में आपका दिल घबराता है कि यार पता नहीं लिक्विड उससे उसमें डाल दिया है फिर उससे उसमें डाल दिया, तो आप मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 1% भी गलत डिसीजन नहीं होएगा। मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है यार पता नहीं कैसा क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं, थोड़ा डाउट है, तो हड़बड़ी में करोगे तो फिर अननेसेसरी टाइम ले लोगे, बाद में करोगे तो ईजिली। अभी के लिए मार्क एंड रिव्यू करके बढ़ जाएं। मैं क्वेश्चन इजी या मुश्किल के बेस पे नहीं करूंगा, एग्जाम में आपको क्या फील होता है वो मैं आपको दिखाना। अगर आप कंफर्टेबल हैं कर दो, ये लग रहा है कि नहीं यार, मान लो क्वेश्चन नॉर्मल से थोड़ा भी हटके आ जाता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है बंदा, और अगर स्टेटमेंट बड़ी लग रही है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो जाएगा, बाद में छांट लेंगे। ये देखो, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 12, x और y का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, यानी कि x कुछ ऐसा है 12a
और y जो है 12b, और a और b में कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक, क्लियर है भाई? x इनका HCF, देन दी HCF ऑफ दिस एंड दिस। इसमें भी घबरा रहे हो तो मार्क एंड रिव्यू कर दो, अदरवाइज अगर शांति से सोचोगे तो देखो, यहाँ पर है x का स्क्वायर यानी कि 12 और a का स्क्वायर, यहाँ पर है y का स्क्वायर यानी कि 12 और b का स्क्वायर। इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन होएगा? 49 और 25 में तो कुछ भी कॉमन है नहीं, 49 और 25 में। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कॉमन होएगा, यानी कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 तो कॉमन निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा एग्जैक्टली आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल कुछ ना कुछ बचेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसे दो टर्म बचेंगे जिनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। 49 और 25 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, एक्स और वाई में से जो भी कॉमन निकल सकता था हमने निकाल लिया, ठीक है। और हम, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनका HCF किससे डिविजिबल होगा, तो आपको एक बार इनका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो चीजों में हाईएस्ट क्या कॉमन है। अंदर जब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो उसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है आगे। अब देखो 16 है 64 है, तो इन दोनों में तो खुद ही 16 कॉमन निकल रहा है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर बच जाएगा अपना 4, यहाँ पर बच जाएगा अपना 1, और एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में फिर से 144 कॉमन निकलेगा, और अंदर कुछ आएगा, जो भी आएगा हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे ये पता है इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है जी। ओके, तो अब ये देखो इन दोनों का बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो, इन दोनों का HCF, तो आप बोलोगे सर 144, देखो 16 इसमें है बट इसमें तो नहीं है, तो 144 इन दोनों का HCF है। तो इनका HCF किससे डिविजिबल है? ऑप्शन में से देखोगे, आंसर इज ऑप्शन, या तो 144 दे देगा या 144 का कोई फैक्टर दे देगा। आपने एक काम करना है, क्या करना है? आपको यहां पर इस चीज की प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त। यहां पर आप मॉक नहीं दे रहे। अगर आपने एक क्वेश्चन को शांति से पढ़ लिया, 10 सेकंड ज्यादा हो गए, कोई थप्पड़ तो नहीं मार रहा ना आपको घर में, या मार रहा है? फिर अलग केस है, नहीं मार रहा ना, तो इसकी प्रैक्टिस करो शांति से, अगले क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, शांति से सोचो, फिर डिसीजन लो, फिर वही काम तेज तेज होने लग जाएगा। देखो आप टाइम का प्रेशर छोड़ ही दो, अभी तो आप मॉक भी नहीं दे रहे, वीडियो मॉक दे रहे हो। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6? क्योंकि जब आप जल्दबाजी में करते हो ना तो ऐसी सिली मिस्टेक भी कर देते हैं बंदे, बताओ करते हो कि नहीं? हो सकता है उसने स्क्वायर अंदर बता रखा है, आपने बाहर ले लिया, तो नहीं, हमें शांति से करने की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसी काम को तेज करना है। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल? तो ये आपके दिमाग में भी हो सकती है, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। इस स्क्वायर का पेरीमीटर, तो सर्कल का रेडियस है मेरे भाई 6, तो स्क्वायर का डायमीटर क्या हो जाएगा? 12। अगर डायमीटर 12 हो जाएगा तो साइड कितनी हो जाएगी? 12/√2। तो अगर साइड इतनी है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इतना, दैट्स इट। तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं, 24√। अगर आपको इतना लिखना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करने को इसे मेंटली भी कर सकते हैं हम, बट इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं, ठीक है। पेन वहां पर जो मिलेगा खुजली करने के लिए नहीं मिलेगा, लिखने के लिए मिलेगा। तो कई बच्चे दिल पे ले जाते हैं कि मेंटली कर डालूंगा इसको, तो शांति से पढ़ना और सोचना है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज दिस, इसकी हाइट इतनी है, व्हाट इज द वॉल्यूम? सीधा साफ साफ क्वेश्चन है, साफ साफ कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh। हमेशा इन चीज़ों में ये देखना है कि पाई दिया है नहीं दिया है, उस हिसाब से हम खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। 2πRh 11 दूनी 22, 7 154, R इज इक्वल टू 7। व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी? πr²h, यहाँ पर भी पाई नहीं खोल रखा, पाई R 7 है, 7 का स्क्वायर 49, h है 11, है ना, ठीक है। एंड में 9 आएगा और पाई है। आगे बढ़ जाऊँ, सिंप्लीफाई करो। आपके एग्जाम में डिट्टो आया हुआ क्वेश्चन है, इजीली कर दोगे बिना हाथ फुलाए, हाथ पैर फुलाए, आराम से करना है। 15 आएगा, 15 को इसके अंदर जोड़ोगे 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 को इसमें जोड़ोगे 121,
121 का स्क्वायर रूट 11। अब हड़बड़ी में करोगे तो 121 को भी 25 में जोड़ देंगे कई लोग, मैं करूंगा तो मैं भी जोड़ दूंगा, है ठीक है। बस आपसे कम चांसेस है, मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है। 11 और 25 36 का स्क्वायर रूट 6, 10 और 16, 10 और 6 16 अंडर रूट 4। देन यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो ये क्या है 19.25, 19 1/4 ऐसे मैं देख रहा हूँ, 19 चौके 76 और 1 70/4 इंटू 4 इंटू 4, ये लो भाई, तो 4 7 28 और 2 30 और 16 324 अंडर रूट 324 यानी कि 18 यानी कि 2/9 यानी कि ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं, डुएबल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही होएगा। कई लोग ये बोल देंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों ले आए मॉक में, ऐसे क्वेश्चन क्यों ले आए मॉक में। मैं तो सारे पता नहीं कैसे भी ले आऊँ, बट हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस मॉक का लेवल बढ़िया होएगा ओवरऑल देखोगे तो। और मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए, हमेशा फीडबैक दिया करो, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव भी मैं जानना चाहता हूँ। एक और चीज़ मिल जाएगी मेरे को इम्प्रूवमेंट के लिए। राज, सैम एंड टॉम स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000, 30,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। राज एंड सैम आर एक्टिव पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज। राज गेट्स 10%, 15%। इतना पढ़ने के बाद ही इनको पता है इनको अलग से मिलेगा। या तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं कि सर कोई दिक्कत है ही नहीं, कर लेंगे, बहुत किए हैं तो कर लो, दिक्कत है तो मार्क एंड रिव्यू कर दो, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि कर लेंगे, तो कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, मैंने करवाए। आगे बढ़ते हैं। The probabilities of solving a problem by 3 students x, y and z are this and this respectively. The probability that the problem will be solved. क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फिर से सेम कहानी, कॉन्फिडेंस है तो कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्क इंटरव्यू करके आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी टॉपिक थोड़ा सा नया है, अदरवाइज उसके क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, तो मैं करवा देता हूँ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो मैं एक बार आपको सारे केसेस बता देता हूँ। अपने पास 3 स्टूडेंट हैं एक्स वाई जेड। मान लो प्रॉब्लम एक्स ने सोल्व कर दी और वाई और जेड ने नहीं सोल्व की, तो भी तो प्रॉब्लम सोल्व ही मानी जाएगी। अगर प्रॉब्लम वाई ने सोल्व कर दी, भले ही बाकी दो ने ना करी हो, तो भी सोल्व मानी जाएगी। अगर जेड ने सोल्व कर दी तो भी सोल्व मानी जाएगी। अगर इन दो ने सोल्व कर दी, इसने नहीं करी, तो भी सोल्व मानी जाएगी। भाई प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई ना, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक्स को कि एक्स ने नहीं की, यहाँ पर मैंने मान लिया वाई ने नहीं करी, बाकी दो ने कर दी। यहाँ पर मैंने मान लिया जेड ने नहीं करी, बाकी दो ने कर दी, ठीक है। तो क्या सर ये सब करेंगे, या फिर हो सकता है तीनों ने कर दी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी इतने सारे केसेस हो तो क्या होता है, आप उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते होते हो उस क्वेश्चन। तो आप इसकी मत प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो। वो एक ही केस है कि ये भी ना करे, ये भी ना करे, ये भी ना करे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व ना करे, तो प्रॉब्लम सोल्व होएगी नहीं। और इन सब की प्रोबेबिलिटी मिला के क्या है, एक, क्योंकि यही तो सारे केस पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल है क्या। और कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, कि भाई ये कर लूं क्या। उसने ये नहीं बोला कि द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, उसने बोला जस्ट कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। कोई एक कर लेगा तो भी सोल्व मानी जाएगी, दो कर लेंगे तो भी, तीन कर लेंगे तो। कोई भी सोल्व नहीं कर पाया तो यानी कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो ठीक है भाई। एक्स सोल्व ना कर पाए, 5 में से 2 चांसेस है कि करेगा सोल्व, तो 5 में से 2 गए 3, 5 में से 3 बार नहीं करेगा सोल्व। एक्स के सोल्व ना करने के यानी कि 1 - 2/5 3/5, 1 - 1/3 2/3, 1 - 3/10 7/10, मतलब 10 में से 3 बार करता है, 7 बार नहीं करता। तो ये प्रोबेबिलिटी है भाई। तो 3 से 3 2 5 7/25, ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड 1 - 7/25 18/। अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो ये इसलिए नहीं लग रहा कि क्वेश्चन मुश्किल है, इसलिए लग रहा होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी कम पढ़ा है या उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। आगे बढ़ जाए।
ये देखो भाई, इन ए 100 मीटर रेस अरुण बीट्स बाला बाई 200 मीटर। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है रेसिस का, शांति से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अरुण बाला को बीट करता है 200 मीटर से। एक अलग से रेस है, उसमें बाला बीट करता है 450 मीटर से। अलग से अगर एक रेस हो 400 मीटर की, तो अरुण चार्ल्स को कितने से बीट करेगा? तो देखते हैं भाई, देखो अरुण और बाला को ले आओ। 1000 मीटर की रेस है तो उसको 200 मीटर से बीट करता है। इसका मतलब यह है कि 1000 मीटर की रेस में उसको 200 मीटर पीछे छोड़ देता है। यानी कि जितनी देर में अरुण जीत रहा है ना, तो जितनी देर में अरुण 1000 दौड़ रहा है, वो 200 पीछे छूट जाता है। यानी कि ये 800 ही दौड़ पाता है। जितने टाइम में 1000 दौड़ेगा उतने टाइम में 800 दौड़ेगा। तो सेम टाइम में अगर कोई डबल डिस्टेंस दौड़ जाए तो यानी कि उसकी स्पीड डबल है, तो यही इनके डिस्टेंस का रेशियो है, यही इनकी स्पीड का रेशियो है। तो इनकी स्पीड का रेशियो हो गया भाई 5:4। ठीक है, उसने बताया है बाला और चार्ल्स का, तो यहीं पर कर लेते हैं। अलग से रेस में बाला 50 मीटर से हरा देता है चार्ल्स को। यानी कि बाला अगर कितनी की रेस है 500 मीटर की, जितनी देर में 500 भागेगा ये 450 ही भाग पाएगा। तो काट लेते हैं 5 2.5 और 5 में 45। ये इनकी स्पीड का या सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो है। तो यहाँ पर बाला, दो अलग अलग रेशियो में मर्ज कर लेते हैं, बाला का सेम कर लेते हैं। तो 10 और 4 का 20 कर लूँ मैं, एलसीएम 20 बना लेता हूँ। तो नीचे वाले को मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को भी 5 गुना कर देता हूँ। 5 5 25, 5 चौके 20, इसको भी 20, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। जितनी देर में ये 25 भागेगा, ये 20 भागेगा, उतनी देर में ये 18 भागेगा। सबकी स्पीड आ गई, इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन में आ गई। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि कितने मीटर से बीट करेगा 400 मीटर की रेस में, तो सिर्फ बीट वाला ही देख लो। ये 25 भागता है तो ये 18 यूनिट ही भाग पाता है, तो 7 यूनिट से बीट कर देता है। कब? जब 25 मीटर की रेस हो। और जब रेस होएगी मेरे भाई 400 की, तो 25 का कितना गुना है ये, उतने ही 7 का गुना, ये आंसर हो जाएगा। 25 यूनिट की इतनी वैल्यू है तो 7 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी? कैसे भी कर लो इसको। 25 से जाएगा 16 7 112। ठीक है, क्लियर है। तो ये नहीं है कि मैं जिस क्वेश्चन को कर देता हूँ, सोल्व कर देता हूँ, उसी क्वेश्चन को आपने करना है। मैं जिसको मार्क एंड रिव्यू कर दूँ उसी को आपने मार्क एंड रिव्यू करना है। मैं जिसको स्किप कर दूँ उसी को आपने स्किप करना है। मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि एक एवरेज सिंसियर स्टूडेंट जिसने तैयारी की है वो कुछ इस तरीके के डिसीजन लेगा। तो आप उसके लगभग रह जा रहे हो तो बढ़िया है। हर एक पर्सन अलग अलग चीज़ में स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। ठीक है, तो मैं हर एक स्टूडेंट को एक मॉक से थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उदास नहीं होना, मैंने सोल्व कर दिया आपने मार्क एंड रिव्यू कर दिया तो अरे, ये नहीं है कि आपका डिसीजन गलत है। देखो a dishonest dealer marks up his goods by 37.5% and then gives a discount। मार्कअप कर देता है, डिस्काउंट कर देता है और गलत वेट यूज कर लेता है। बताओ नेट प्रॉफिट। तो ये 3 हरकतें कर रहा है। तो इन तीनों हरकतों को हम कंबाइन कर सकते हैं इजीली, बहुत बार पढ़ा है आपको। कर देते हैं कि भैया प्रॉफिट कितना होगा। तो ये है 3/8। 8 रुपए की चीज के ऊपर 3 ज्यादा मार्क कर देता है। इस चीज के कारण 11/8 गुना में चीज को वो बेच रहा है। जितने ज्यादा में बेचेगा उतने का फायदा है। इसकी फ्रैक्शन है जो फायदे को रिप्रेजेंट करती है 11/8। फिर उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट दे रहा है भैया 2/9 का। 9 रुपए के ऊपर 2 का डिस्काउंट, यानी 9 की चीज को 7 में बेच रहा है, तो गुणा में 7/9। अब तक इन दोनों को मिलाकर इतने का ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगी प्रॉफिट को। ठीक है जी। अब यहां पर ध्यान से देखो, he also uses a faulty balance that gives only 90% of the displayed weight। displayed weight का सिर्फ 90% वो दे रहा है। यानी कि अगर डिस्प्ले हो रहा है 10, अगर डिस्प्ले हो रहा है 10, तो वो दे कितना रहा है? वो दे रहा है 9। 10 kg की जगह 9 kg, या 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम। तो ये मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने ये बता रखा है कि हमेशा जो डिस्प्ले वेट है वो होएगा ऊपर, और जो वो बंदा दे रहा है सामान वो होएगा नीचे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है हमारी जेब में कितने रुपए आ रहे हैं। अगर हम दुकानदार हैं तो, मान लो मैं दुकानदार हूं,
तो जो मैं वेट डिस्प्ले कर रहा हूं उसी के तो रुपए देगा ग्राहक। मैं कितना भी दिखाऊंगा उसको मैं थोड़ी बताऊंगा तेरे को दे इतना रहा हूं पर तू डिस्प्ले के रुपए दे दे, वो रुपए नहीं देगा, पीठ के ओर चला जाएगा है? और जितने का मैं माल उसको दे रहा हूं उतने का मेरी जेब पे खर्चा पड़ा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस को। तो 10/9। या फिर आप हमेशा ऐसे देख सकते हो, अगर कोई छोटा वेट यूज कर रहा है देने में चीज, फायदा ही होएगा ना, तो फायदे के लिए तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9/10 से तो मल्टीप्लाई करने से रहे। और 10% 10% लेस वेट डिस्प्ले कर रहा है, तो लेस वेट के लिए 9/10 फ्रैक्शन होती है, मोर वेट के लिए 11/10 होगी, 110/100। तो 9 और 10 का यूज होएगा तो फायदा ही होएगा, कम वजन देगा, तो 9/10 से तो मल्टीप्लाई करने से 10/9 से करें। सिर्फ इतना करना था, डुएबल है। ठीक है ब्रदर, करें फिर। तो 5 और नहीं कट रहा, 7×5 35, 385 बटे में 9 में 81, 4×4 4×8 32, 8 में 2 61 का फायदा हो गया भैया। ठीक है, 324 पर। ठीक है, तो 32×2 64, 20% से कम है, तो 20% से कम तो 2 है। तो ये देखो 20% की वैल्यू है 2×4 8, 64.8। अब मैं अगर इसमें से 10% के मल्टीपल और 1 के मल्टीपल का हम फायदा उठाते हैं जानने के लिए। ठीक है, 1% कितना है? 1% है 3.24। मैं अंदाजे से ही देख रहा हूँ कि 18 या 19% के करीब कैसे आएगा, तो मैं 1% की वैल्यू घटा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा? 19%। 19% की वैल्यू है कि भैया 61 पॉइंट, कितना हो जाएगा? 10 में 4 गए 6, 61.56। तो ये 19% से हल्का सा ही कम है। अब आप बोलोगे हो सकता है 18% हो, निकटतम पूर्णांक बोला है। तो मेरे दोस्त इस वैल्यू का 1% है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग थोड़ी कम है, ये 1% जितना थोड़ी कम है। इसका 1% है 3.24, समझ रहे हो? आधा परसेंट भी कम नहीं है, आधा परसेंट भी इसका 1.62 होएगा। तो ये 19% के करीब ही है, 18 और 19 के बीच में भी नहीं है। तो आप उत्तर लगा सकते हो ये, नहीं तो गुणा में 100 करके कर लें। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं। और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करते, थोड़ा सा 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा लेके ठीक करके आगे बढ़ते हैं ताकि कॉन्फिडेंस रहे। जल्दबाजी में करोगे तो फिर यही रहेगा, ठीक हुआ है कि नहीं, फिर से चेक करोगे। इन isosceles triangle XYZ, XY is equal to XZ, P and Q are points on XZ XY, thus that this। आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इतना तो पता है कि कैसे न कैसे कर लेंगे, बट रास्ता तो नहीं दिख रहा ना फिलहाल, तो इसको मार्क एंड रिव्यू नहीं, इसको करते हैं स्किप। मार्क एंड रिव्यू का मतलब होता है कि कर लूंगा, मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा हमें, ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो बना के समझ में आएगा, तो स्किप। क्यों? ताकि 3 तरह की कलर कोडिंग हो जाए आगे। तो ये क्वेश्चन क्यों दिया है मैंने? करने के लिए नहीं दिया, स्किप करने के लिए दिया है, बाद में टाइम बचेगा तो करें। ठीक है, मैं तो सारे ही करवाऊंगा। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम इतना है, तो 11 कम गया, सॉरी 18, 18 कम 18, वो इतना जल्दी 11 कैलकुलेट हो गया। देखो 18 कम 18, 18 कम 18 दिख रहा है ना, 11, 11 और 2 13, 13 इसमें साइड्स हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होएगा भैया n-2 इंटू 180। तो जब भी आपको इंटीरियर एंगल का सम दिया हो, आप हमेशा क्या करो, 180 का मल्टीपल होएगा, हमेशा 18 का पहाड़ा अगर आप यूज कर पाओ, 18 1 कम 18, 18 1 कम 18, और ये होती है नंबर ऑफ साइड्स से 2 कम। तो मेरे को तो ये फॉर्मूला भी अभी मैंने सोच के लिखा है, मैं तो 18 से काटता हूं और 2 जोड़ देता हूं, 11 और 2 13, एन की वैल्यू हो गई 13। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन माइनस 3/2। तो 13 इंटू 10/2 65। बढ़ जाए आगे। A person lent 8,000 to X for 3 years and 5,000 to Y for 2 years.
ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अगर दिल कर रहा है यार ये तो लेंदी होएगा, मैं तो मार्क एंड रिव्यू करके बढ़ जाऊं, तो बढ़ सकते हो, बट ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन के साथ नहीं करना कि सारे आधे आधे पढ़ के ही भाग जा रहे हो, है कि 25 में से 10 क्वेश्चन तो आधे ही पढ़े। ठीक है जी। इफ दे रिसीव्ड दिस इन ऑल फॉर्म, क्या है इफ दे रिसीव्ड, इफ ही रिसीव्ड आएगा, एक बंदे ने इनको रुपए दिए हैं, हिंदी में क्या लिख रखा है, यदि उसे, हाँ, इफ ही रिसीव्ड दिस इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने 8,000 रुपए दिए हैं किस बंदे को 3 साल के लिए, तो रेट आप मान लो 8%। एक साल में 8% ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में 3 8%, 8,000 का 3 8%। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, 8,000 का 3 8% देख लो, या फिर आप ऐसे देख लो ना, इस 3 को इधर भेज दो, 8 3 24, 24,000 का 8% देख लो। सेम चीज को ऐसे देख लो कि 24,000 का 8%, है ना। अगर एक वैल्यू की, क्योंकि जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है मैथमेटिकली बता दूं, वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है, तो प्रिंसिपल का R इंटू टी अपॉन 100% है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, P इंटू आर का T अपॉन 100% है, यानी कि P इंटू आर का T% है, या फिर P इंटू आर टी का R% है। जस्ट वैसे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ नॉर्मली, अदरवाइज तो आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो 3 को मैं इधर भेज रहा हूँ, 24,000 का R% ब्याज लगा, और यहाँ पर 5,000 का 2 साल के लिए हर साल R% लगा, तो 2R%, या फिर 2 को इधर भेज दो, 10,000 का R%। तो ये टाइम को मैंने इधर क्यों भेजा, क्योंकि परसेंटेज सेम आ जाए, 24,000 का R% और 10,000 का R%, तो 24 और 10 34,000 का R%, इतना ब्याज लगा है, 34,000 का R%, जितनी भी रेट है उतना परसेंट, तो इतना ब्याज लगा है। तो मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये 34,000 की कितने परसेंट है। कैसे देखोगे, 34,000 का जो 1% है उससे डिवाइड कर दो कि 34,000 का 1% इसमें कितनी बार आ रहा है, यानी कि सिंपली मुझे ये करने की जरूरत है, इसका 1% होएगा 2 के बाद पॉइंट लगा के, ये आपका उत्तर है जी। ठीक है, 8 पर जा रहा है, 8% वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा जी, ना। आगे बढ़ जाऊं, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इजीली कर लोगे तो करना स्टार्ट करो। तो भाई ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि 3 चीज़ें हैं अपने पास। एक तो है ऑफ, अगर 2 ऑफ 3 लिखा हो तो आपको पता है कि ऑफ का मतलब है गुणा, अगर 2 इंटू 3 लिखा है तो आपको पता है गुणा का मतलब गुणा, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू में 3 + 5 तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गुणा है। अगर 5 इंटू में ऐसे लिखा है कुछ भी, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं लगा, चीज़ें साथ लिखी हैं, आपको पता है यहाँ पर एक गुणा है। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो ऑफ है, ऑफ एक फेविक्विक की तरह चीज़ है, ये इन दोनों को चिपका देता है, यही पहले सोल्व होएगा, डिवीजन हो ही नहीं सकता पहले सोल्व। ठीक है, और यहाँ पर भी चीज़ें चिपक गई हैं, ऑफ का और ये जो खाली स्थान है और ऑफ, इनकी प्रायोरिटी दोनों की डिवीजन से पहले है, डिवीजन से पहले ये चीज़ें चिपकी हुई हैं, ये 2 और ये 8 अलग नहीं है। अब ये एक डिब्बे में बंद है, ऐसे ये एक डिब्बे में बंद है, ये एक ही डिब्बा है, बाहर ब्रैकेट लगा ही नहीं है, बट आप ये मान लो लग गई। अब ये इकट्ठे ही सोल्व होंगे। ठीक है, जैसे दोनों ब्रैकेट आपस में चिपकी हुई हैं, मान लो यहाँ पर डिवीजन भी होता तो ये नहीं है कि सर इसका मतलब तो गुणा होता है, पहले मैं डिवीजन सोल्व कर लूँ ना। अब ये भाई साहब चिपक गया है, अब ये चलिए सोल्व करें। 9 और 2 11 और 3 14, माइनस का 14, माइनस का 6, 14 6 84, प्लस का 84 हो जाएगा, तो 3 माइनस में 84। अब इसके बाद डिवीजन है, समझ रहे हो। अब देखो, अब ये 2 ब्रैकेट आपस में चिपकी हुई है और ये 7 के आगे एक ब्रैकेट है, तो ये सारा इकट्ठा सोल्व होएगा। ये नहीं है कि 7 के साथ ये ब्रैकेट वाले को ऐसे गुणा में, ये जो भी निकले गुणा में मान लो और 7 से डिवाइड कर दो चीज, सिर्फ 7 से। ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, डिट्टो एग्जाम में एज इट इज उठा रखा है। तो 2 एकम 2, 1 और 2 3, 7 3 21, तो इस पूरे का आएगा 21, तो 21 से डिवाइड करना है। आप क्या गलती कर सकते हो,
ये जो 84 है इसको डिवाइड तो कर दो 7 से, फिर आप मान लो गुणा में क्या है 3 है, तो ये 3 आपने ऊपर ही छोड़ दिया। 84 को 7 से किया तो कितना आएगा 12, 12 3 36 उत्तर रख दिया। लेकिन ये तो पूरा 21 से डिवाइड करना है, ये तो ऐसे है ना, 4 उत्तर है इसका, 12 नहीं है। ठीक है, तो 3 - 4 यानी कि -1। आगे बढ़ जाऊं, रीड एंड थिंक कामली। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 8। एक ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस 8 है, समझ गए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30, यानी कि हाइट जो है उसकी 30 बता दी है। ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिफरेंस बता दिया 8 और इसकी हाइट बता दी 30, डिस्टेंस बिटवीन देम 30। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इतना, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो मैंने मान लिया ए प्लस बी, पैरेलल साइड की लंबाई ए और बी है। ठीक है, मान लो ये ए है ये बी है, तो एग्जामिनर ने ये भी बता रखा हमें a - b = 8, इनका डिफरेंस 8 है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट जो कि उसने दे रखी है 30 = 1140। ठीक है जी, तो 3 3 9 3 8 24, ये 2 उधर जाएगा, 38 दूनी 76। ए और बी का जो सम है वो 76 आ चुका है। और ऐसी कंडीशन बहुत बार होती है अपने एग्जाम के अंदर कि 2 चीज़ों का सम हो, 2 चीज़ों का डिफरेंस हो। ठीक है, तो जो माइनस से पहले वाली चीज़ होती है वो होती है इन दोनों का सम बटे में 2, तो 76 + 8, 8 और 6 14, 84/2, ये हो गई 42। अब आप 2 काम कर सकते हो, 42 से ये छोटी है, या तो 42 में से 8 घटा दो, 34 हो गई। ठीक, उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हो ना 42 में क्या जोड़ोगी 76 है ऐसे, या फिर माइनस के बाद वाला होता है इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2, प्लस वाले में से माइनस वाली घटा के बटे में, तो 42 और 34। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, अब स्टेटिस्टिक्स है, ऐसे ही नया टॉपिक है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट नएपन के कारण अगर उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, डाउट है तो स्किप करो और आगे बढ़ जाओ, मार्क एंड रिव्यू करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसने ये बताया कि एक मॉडरेटली स्क्यूड डाटा है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। मॉडरेटली स्क्यूड का क्या मतलब है हिंदी में, मध्यम रूप से विकृत। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, स्क्यूनेस का मतलब होता है टेढ़ापन, डाटा का झुकाव, झुकाव किस तरफ है। ठीक है, अगर मैं ये देखूं कि एक क्लास में कितने बंदों के मार्क्स आए हों, तो क्या पता सारे ही इंटेलिजेंट हों, तो मैक्सिमम बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हों ऐसे, है ना, यहाँ पर कुछ थोड़े से ही बच्चे हों, या फिर सारे रद्दी हों, सारे मेरे जैसे होंगे ऐसा डाटा रहेगा, सारे आपके जैसे होंगे तो कुछ ऐसा डाटा रहेगा क्लास का, सबके कम मार्क्स आएंगे, एक आधा कोई मेरे जैसा हो। हाँ, लेकिन मॉडरेटली स्क्यूड है, ये नहीं है कि उसका झुकाव या इधर उधर है, तो एक बैलेंस्ड डाटा है, उसका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये उसने क्यों बोला है, जब डाटा मॉडरेटली स्क्यूड हो तो हम जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बता रखा है भाई। ठीक है, 1 mod + 2 मीन = 3 मीडियन। याद करने का तरीका बता रखा है, रिवाइज करवा देता हूँ। ये मीडियन जो है, मीडियन कैसे बन सकती है, देखो मीडियन बन सकती है उसमें पहले मोड आएगा और फिर मीन आएगा, ऐसे ही बन सकती है। जब आप MD और MN हो, ठीक है जी, जुड़ रखे हो, तो M को कॉमन लोगे तभी यहाँ से D बचेगा, यहाँ से N बचेगा, मदन ऐसे ही बनेगा, MDN मदन। क्लियर है, तो मीडियन ऐसे राइट साइड पर लिखनी है, मीडियन ही बन सकती है इन दोनों से। ऐसा हो सकता है कि मोड बन जाए मीडियन और मीन से, नहीं, इन दोनों को जुड़ के ये बनेगी। रटने का तरीका बता रहा हूँ, बस ये नहीं है कि मैथमेटिशियन ने ऐसे किया है। ठीक है, और पहले मोड आएगा, मुझे पता है, पहले MD बन रहा है, फिर बाद में MN है। ठीक है, फिर लिख दो 1 2 3 एंड 1 + 2 = 3, हमें पता है, बस 1 मोड + 2 मीन = 3 मीडियन। ठीक है बिरादर, ठीक है जी। तो उसने क्या बता रखा है कि भैया ये मीन है, ये मीडियन है और ये मोड है। तो या तो वो खुद मुंह से बता देता है कि भैया यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा दो, या फिर उसने बता दिया कि भाई अपना डाटा स्क्यूड नहीं है तो बताओ x की वैल्यू, तो इनके बीच में यही एक रिलेशन है।
इसी फॉर्मूले को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के आपको अलग अलग बुक या अलग अलग जगह मिलेगा, है यही एक ही है, ये दो फॉर्मूले हैं भी नहीं एम्पिरिकल इसके स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। देखें फिर एक मोड, अब मेरे दिमाग में ये रहता है ये, तो मैं स्टार्ट होता हूँ कि एक मोड, पहले मोड से स्टार्ट होगी बात। कहाँ है मोड, ये रहा एक मोड यानी कि x+1। अब मुझे पता है कि भैया मोड तो आ गया, अब दूसरा छोटे वाला टर्म मीन, अब दो मीन, तो मीन कहाँ है, सबसे पहले वाला तो इसका डबल कर देते हैं, इजिकल टू 3 मीडियन पूरा बन गया। अब तो मीडियन कहाँ है, ये इसका 3 गुना, 3 दूनी 6, x+3, ये कट गया, 2 और 1 3, उधर जाएगा तो x इजिकल टू 3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ट्राई। Two concentric circles have radii of 17 cm and 8 cm. A chord of larger circle. अगर आपको ये लग रहा है कि भाई लंबा है, अदरवाइज क्वेश्चन ये इजी है, तो आप क्या करो, आप मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120, दैट इज दिस। मेरे को पता नहीं क्यों याद है, 2013 में कैट के टाइम पर मैंने याद किया था, हो सकता है आपको भी याद हो जाए, इसमें कुछ स्पेशल केस हो, कि cos 120 की वैल्यू इजिकल टू माइनस cos 60। cos 60 वाले का नेगेटिव है, मैं भूला नहीं तब से, मतलब मेरे को cos 120 cos 60 वाले का नेगेटिव है, cos 60 हाफ होता है ना। अदरवाइज इसको निकालेंगे कैसे, आप इसको मन ही मन में देखोगे कि cos 90 + 60, ठीक है, तो cos 90 + थीटा में आप क्या करते हो, sin थीटा लिखते हो, तो इसको आप लिखते हो sin 60। और आप जस्ट ये देखते हो कि 90 + 60, 90 यहाँ तक होता है, 90 + 60 इस वाले क्वाड्रेंट में ये cos क्या है, cos का क्या साइन है, और ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर सिर्फ साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो कोस नेगेटिव होगा, नए वाले साइन का नहीं देखना, पुराने वाले का, कोस नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस, मैंने क्या कर दिया, अच्छा मैंने 90 + 60 कर दिया, वही तो 120 तो 90 + 30 होएगा ना भाई, आप भी बता नहीं रहे यार, बैठे हो चुपचाप, ठीक है। तो साइन 30 और ये नेगेटिव होएगा, तो माइनस साइन 30 यानी कि माइनस हाफ। आगे बढ़ जाऊँ, डुएबल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए आपसे फर्स्ट राउंड में, ठीक है जी, इजीली हो जाएगा। इसी का इन्होंने शायद स्क्वायर कर रखा है, 3x - y का स्क्वायर क्या होता है, 9x², y का स्क्वायर y², ऐसे आएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या क्या आएगा, आपको मन में ऐसे सोचना है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 9x² + y², यानी कि 81, और आगे आएगा -2xy, यानी कि -2 × 3x × y, यानी कि -3 दूनी 6xy, तो xy की वैल्यू 12, 12 × 6 = 72, तो 9, 3x - y का स्क्वायर है 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 12 दे रखा है, तो एक बार ट्राई कर लें। अगर मैं इसको 12 और 1 लूँ तो 12 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, मतलब 12 और 1 तो 12 का तो 144 होता है, छोटे लेने की कोशिश करूँ। अगर मैं 2 और 6 और 2 लूँ तो 36 में भी बड़ा, 6 यहाँ पर लूँ तो 36, वैसे ही हिट एंड ट्रायल वैसे ही कर रहा हूँ मैं, जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ। 4 × 12 लें, 4 को इधर लें तो 4 का स्क्वायर 16, यस, एक्स की वैल्यू छोटी लेनी पड़ेगी हमें, है ना, 2 9 चौके 36, और 36 छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, टाइम पास करें। तो एक रिपीटेटिव सवाल है, पहले राउंड में कर लोगे, कर लेते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे कॉइन का ये रेशियो है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक्चुअल में इतने ही कॉइन हैं, तो देख लेते हैं ना उनसे कितने रुपए बने, इसने टोटल रुपए बता रखे हैं, ये जो भी बताए आप इनको एक्चुअल कॉइन मान के निकाल लो। अगर वो ये बोले कि 5 रुपए वाले कॉइन और 2 रुपए वाले कॉइन की जो वैल्यू है उनके बीच में इतना डिफरेंस है, तो इसको एक्चुअल नंबर मान के वो चीज़ कैलकुलेट कर लो जो इसने दे रखी है। कर लेते हैं, इसने टोटल वैल्यू दे रखी है, 25 पैसे के 6 कॉइन है, तो 25 × 6, 25 पैसे यानी कि 1/4, 6 × 1/4 यानी कि 3/2, प्लस 50 पैसे यानी कि आधा रुपया, हाफ रुपए के 5 कॉइन है यानी कि 5/2, टोटल कितनी वैल्यू हो रही है देख रहे हैं, 2 रुपए के 4 तो 8 रुपये बन गए भैया, और 5 रुपए के 2 यानी कि 10 बन, ये हो गया 5 और 3 8/2, यानी कि ये मिलकर हो गया 4।
8 और 4 12 और 10 22। अगर मैं इस रेशियो को सच मानूं तो 22 रुपये बनने चाहिए, लेकिन बने इतने, तो रियल वैल्यू कितने गुना है 22 की, ये देख लो। 22 एकम 22, 22 तिये 66, 13 गुना। तो जो आपने मानना थी ये एक्चुअल सिक्के इतने हैं, इतने नहीं है, इसके 13 गुना है। अब ये नहीं है सबको 13 गुना कर दें, हम देखते हैं पूछा क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 5 रुपया कॉइन। तो 25 पैसा के कितने कॉइन है ये, और 5 रुपया के कितने कॉइन है आखिर में ये। तो इन दोनों के बीच का फर्क कितना है, 6 और 2 4, 4 गुना 13, क्योंकि चीज़ें 13 गुना चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ। इजीली डुएबल है, कोई फैंसी चीज़ नहीं करनी है कि इसमें भाई मैं डेविएशन से करूँ उससे करूँ, नॉर्मली कर लो नॉर्मल। इन्हें मैं तो क्रिकेट खुद पर्सनली देखता भी नहीं हूँ बचपन में, बिकॉज मैं तो उतना अच्छा क्रिकेट तो नहीं खेल पाया, फुटबॉल वगैरह खेलता था तो इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर भी मैं कर लेता हूँ। इन्हें T20 क्रिकेट मैच, तो मतलब कि इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसमें क्रिकेट की तो बिल्कुल भी। ए टीम इज चेजिंग ए टारगेट ऑफ 190 रन बनाने हैं, 20 ओवर में बनाने हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट 8 ओवर्स देयर पर ओवर रन रेट इज दिस। हर ओवर में इतने रन बना रहे थे पहले 8 ओवर में, तो देख लो कितने बनाए, 8 5 40, 4 8 छिके 48 और 4 52, 52 रन बना चुके हैं। 190 बनाने थे तो कितने बनाने हैं भैया, और 9 में 5 गए 4, तो 138 और बनाने हैं। कितने ओवर में, टोटल 20 ओवर थे, 8 ओवर जा चुके हैं, तो 20 में से 8 गए 12, 12 से डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6/12, यानी कि 11.5 की रन रेट चाहिए। करने को इसको डेविएशन वगैरह से भी कर सकते हैं, अननेसेसरी क्यों करना है, सिंपल तरीके से करो, आगे बढ़ो। हमें एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन को फैंसी वे से नहीं करना, हमें करना है इजी वे से। ठीक है, इजी प्लस फास्ट का कॉम्बिनेशन हो, इनका बैलेंस हो। अगर बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन थोड़ा सा फास्ट कम है, वो चल जाएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के कम चांसेस। फैंसी वे के मार्क्स नहीं है, फैंसी वे से फायदा नहीं है। वो इजी वे को त्यागना कब है, जब इजी वे लेंदी हो जाए अननेसेसरी। A cistern has a leak which would empty the completely filled cistern in 20 hours. 20 घंटे में लीक खाली कर देगा। If the cistern is empty and a tap is opened which admits 6 लीटर of water per minute. कई बार तो बच्चे इसी चीज़ को देखकर कि भैया ये तो मिनट में इतना पानी डाल रहा है, भागो रे भागो, इस चीज़ को इग्नोर किया करो एंड तक। मान लो ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, ऐसे मान लिया करो। 99% इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। कैसे, बाद में ये जितना भी पानी निकाल रहा है डाल रहा है, पहले मैं यूनिट्स में निकाल लूँ, फिर देख लूंगा कितनी यूनिट्स 6 लीटर के बराबर हैं। सिर्फ इतना गेम होता है इनमें, और कुछ नहीं होता। इग्नोर करो इसको, आगे बढ़ो। हाँ, सिचुएशन समझ लो कि टैप को ओपन किया, वो कुछ पानी डाल रही है, ऐसे मान लो सिस्टम में। इट इज़ फाउंड दैट द सिस्टम इज फुल इन 30 आवर्स ड्यू टू द लीक। इसका मतलब क्या है, लीक था तो लीक तो ठीक किया नहीं है, ऊपर से एक टैप चला दिया तो लीक से पानी भी निकल रहा होगा, टैप से पानी भी डल रहा होगा, तो वो दोनों का काम है ये 30 घंटे। यानी कि जो लीक है वो 20 घंटे लेता है, और अगर आप एक टैप चला देते हो, टैप प्लस लीक ये दोनों 30 घंटे लेते हैं। लीक तो ठीक नहीं किया है ना, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया जी 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60, और ये है -3। लीक 3 यूनिट निकाल लेता है, ठीक है जी। और ये क्या है, आर्स। तो सारा काम अब आर्स में चल रहा है। मैंने घंटे यहाँ पर लिए हैं। 1 घंटे में लीक 3 यूनिट निकाल लेता है, 1 घंटे में टैप और लीक 2 यूनिट डाल देते हैं, क्योंकि भर जाता है। तो अगर लीक 3 यूनिट निकाल ले रहा है, इन दोनों का सम है 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5। 5 में से 3 घटाओगे तभी 2 आएगा। यानी कि जो टैप है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो पूरी टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट। अब मैं इसका गेम लाऊंगा, अब इसको ध्यान से समझूंगा। देखो, मुझे 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई। ये बोल रहा है सिस्टम की कैपेसिटी निकालो, मैक्सिमम ऐसा होता है इन क्वेश्चन, या जितने भी यूनिट की वैल्यू पूछे, और ये किसी न किसी यूनिट की वैल्यू होती है। तो मैं ये देखूंगा, ये बोला है ये जो टैप है ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल देता है, ठीक है। 1 मिनट में 6 लीटर, मुझे ये पता है कि ये टैप जो है 1 घंटे में कितना पानी डालता है, तो मैं ये करता हूँ 1 घंटे में निकाल लेता हूँ। अगर 1 मिनट में ये 6 लीटर डाल रहा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट में ये इतना पानी डाल देगा।
और 60 मिनट में ये जो पानी डालेगा उसकी वैल्यू है 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू है और 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इससे 12 गुना निकालनी है, 12 गुना करो उत्तर कर दो, ठीक है। अदरवाइज यही है कि 5 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की वैल्यू ये 12 की है। 12 12 144, 6 चौके 24, 14 छक्के 84 और 2, क्या गड़बड़ कर दी भाई, इज देयर एनी गड़बड़? पाँच यूनिट की वैल्यू ये है, तो मैंने 60, ये 12 लिख दिया, मैंने 12 लिख दिया। 5 से 12 तो 6 छिके, तो 12 छिके 72, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 7 42 और 48, 4320। आगे बढ़े। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन यानी कि जो लाइनें इनको रिप्रेजेंट करती हैं वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि कुल मिलाकर पैरेलल लाइन है। रटना नहीं है हमें, है ना। पैरेलल लाइन है यानी कि कुल मिलाकर इनका स्लोप सेम है, ठीक है। स्लोप सेम है, स्लोप रिप्रेजेंट होता है एक्स और वाई से, तो यानी कि एक्स और वाई वाले के जो रेशियो हैं वो सेम, यानी कि 3 बटे उधर का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर एक्स का कोफिशिएंट है 3 और इधर है के, तो 3 बटे के एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है, -5 बटे में -5। और एक और कंडीशन है, लाइनें पैरेलल हैं लेकिन सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है कि भैया दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। इस केस में क्या हुआ, दोनों लाइनों का स्लोप भी सेम है और जो सब कुछ ही सेम है, तो जो तीसरे वाले का रेशियो भी सेम मिलेगा इस केस में। लेकिन इस केस में लाइनें अलग अलग हैं, सिर्फ स्लोप सेम है, तो एक और कंडीशन है क्या कि शुड नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि तीसरा इक्वल हो गया तो ये ऐसी लाइनें हो जाएंगी, शुड नॉट बी इक्वल टू 8/15। ये भी चेक करना है। अब देखो क्या 1/3 8/15 के बराबर है? नहीं है, तो यानी कि ये डन है। तो 1 का 3 गुना, 3 का 3 गुना 9। अगर सर ये इक्वल निकल आता, तो अगर मान लो ये 8/24 होता, के की कुछ भी वैल्यू लिख लो, अरे ये बराबर हो गया तो ये नॉट पॉसिबल होता उत्तर। फिर जब यही बराबर हो गया तो ये पैरेलल लाइनें बनेंगी ही नहीं, ये कोइंसिडेंटल लाइन है, संपाती रेखाएं बन जाएंगी, तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है उसके। आगे बढ़ो। The shopkeeper bought 60 kg of basmati rice at a discount of 10%. Besides this, 7.5% of rice was freely offered to him by the wholesaler. The shopkeeper now sells all the rice. ठीक है, प्रॉफिट बताओ उसका, मार्केट प्राइस पर बेच दिया। देखो 60 kg बासमती राइस उसने खरीदा, 10% के डिस्काउंट पर खरीदा, ठीक है। तो उसको ये वाला राइस फ्री मिल गया, इसके उसे रुपए देने पड़े क्या? नहीं देने पड़े, उसे फ्री में मिला है, पर वो इसके रुपए ले रहा है, ठीक है। और उसे जो रुपए देने पड़े वो मार्केट प्राइस पर ही बेच रहा है, और उसे जो रुपए देने पड़े वो 10% डिस्काउंट के हिसाब से देने पड़े, यानी कि अगर उसे 9 रुपए देने पड़े तो वो 10 रुपए में बेच रहा है। अब ट्राई करो, अब मैं बता देता हूँ भाई उत्तर। देखो दोस्त, बेच कितने चावल रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं लाया कितने। 60 किलो चावल लाया और हर एक चावल के मान लो उसने 9 रुपए दिए, क्योंकि डिस्काउंट, अगर चावल का कॉस्ट प्राइस 100 है, सॉरी 10 है मार्केट प्राइस, तो उसने 9 रुपए दिए, ठीक है। इतना रुपया उसका खर्चा हुआ, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब वो बेच रहा है 67.5, क्योंकि 7.5 kg चावल वो फ्री में लाया है, ओके जी। और कितने के बेच रहा है? 1 kg चावल बेच रहा है 10 के। ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। 15 से कट रहा है ना, 15 चौके 60, 15 पांजे 9 पांजे। एक का फायदा भाई साहब 4 पर 25% का फायदा कमा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, 150 मीटर हाई क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ठीक है जनाब, इस 30। इफ द बेस ऑफ द टावर इज 40√3,
मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। इस क्लिफ से टावर 40√3 के डिस्टेंस पर है। ठीक है, लिख लिया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है। क्लिफ की हाइट भाई ने बता रखी है 150 है। एक ही ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो डायरेक्टली ये लिख के भी कर लो आप। ये भी 40√3 होएगा, अगर ये 40√3 है तो ये भी 40√3। अब 60 डिग्री के सामने अगर 40√3 है तो 30 के सामने 40 होएगा। 150 में से 40 गया तो ये 110 होएगा। ये 110 है तो ये भी 110 है। उत्तर 110 है। डुएबल क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड में आराम से हो जाएगा। जी हाँ, फर्स्ट राउंड में ही करेंगे हम। आगे बढ़े। ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, और मोड का वो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। 3 साल मतलब 22 में आया था सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, तो एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए मॉडल क्लास विद लोअर बाउंड्री 20 एंड ए क्लास विड्थ ऑफ 5. The frequency of the model class is this, the frequency of the preceding class is this, and the frequency of the succeeding class is this. What is the mode? मैं आपको मोड का फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लो अपने पास, पहले हम फॉर्मूला ही बता, मान लो अपने पास 3 क्लास है। एक तो मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास मान लो किसी सोसाइटी में कुछ लोगों की इनकम हमने डिस्प्ले कर दी कि भैया 5 से 10 हज़ार इनकम वाले इतने लोग हैं, 5 से 10 हज़ार वाले इतने लोग हैं, 10 से 15 वाले इतने लोग हैं, ऐसे ही 15 से 20 वाले इतने लोग हैं, और 20 से 25 हज़ार वाले लोग इतने हैं, और 25 से 30 हज़ार वाले लोग इतने हैं। तो मोड कहाँ पर होएगा इसमें? यही है मॉडल क्लास। आप बोलोगे जी हाँ। तो क्या होता है, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। इससे पहले वाली क्लास ये है प्रीसीडिंग क्लास, ये है बाद वाली क्लास। तो इन तीनों की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है मोड के फॉर्मूले में। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है कि जो भी अपनी मोड की क्लास है उस क्लास की लोअर लिमिट ले लो L प्लस में, अब इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम। उसने क्या बताया है, द लोअर बाउंड्री L मॉडल क्लास विद ए लोअर बाउंड्री ऑफ 20। तो मॉडल क्लास की जो लोअर बाउंड्री है, यहाँ पर एग्जाम्पल को भी हम सेट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से ना, मज़ा आ जाएगा। ये कर दिया मैंने मोड। अब की बार मॉडल क्लास ये है, तो लोअर बाउंड्री है 20। ठीक है, और हाइट यानी कि 20 से 25 5, ये हाइट होगी क्लास की विड्थ या हाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 15, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। पहले वाली क्लास की कितनी है जी? 10 है। बाद वाली क्लास की कितनी है जी? 12। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, पहले वाली के साथ इसका डिफरेंस देख लो यानी कि 5 का, बाद वाले के साथ डिफरेंस देख लो यानी कि 3 का। मोड का फॉर्मूला है लोअर लिमिट यानी कि 20 प्लस में पहली वाली के साथ जो डिफरेंस देखा था, डिफरेंस विद प्रीवियस, इज व्हाट परसेंट ऑफ, या फिर क्या फ्रैक्शन है, डिफरेंस विद प्रीवियस प्लस डिफरेंस विद नेक्स्ट गुणा में हाइट, ये होता है। तो लोअर लिमिट भाई ने बता रखी है 20 क्लास की, डिफरेंस विद प्रीवियस है 5, और दोनों का डिफरेंस मिला के है 8, और हाइट कितनी है क्लास की 5। 5 5 25/8, तो ये कितना बन जा रहा है 25/8 यानी कि 8 3 24, 3 1/8, तो 20 और 3 23 1/8 यानी कि ऑप्शन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। मीडियन का भी रिवाइज करवा दूँ क्या? मीडियन का फॉर्मूला होता है भैया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास बटे में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास गुणा में हाइट। ये मैंने ये रट नहीं रखे, कैसे ये होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ अलग अलग वीडियोज़ में, उस हिसाब से आपको याद होने चाहिए। 10 years ago the ratio of the ages of A to B is this after 5 years from now। तो 10 साल पहले A और B की उम्र का रेशियो था 5:3। आज से 5 साल के बाद, ये आज से 10 पहले, आज से 5 के बाद, आज की सिचुएशन है 0। 5 साल के बाद रेशियो हो जाएगा 5:4। इस तरीके के इक्वेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बीच का गैप सेम करते हैं। इधर का गैप है जी 1, इधर का गैप है जी 2, तो 2 से इस सिचुएशन को मल्टीप्लाई कर दो, गैप भी डबल हो जाएगा, सब कुछ डबल हो जाएगा। 2 5 10, 2 चौके 8, देखो गैप डबल हो गया ना, 2 इधर भी 2 हो गया। तो अब ये जो सिचुएशन का गैप है वो सेम हो जाएगा, देखो 3 और 5 8, 5 और 10, 5 और 5 10, इनका गैप 5 का हो गया सिर्फ।
तो ये जो गैप है 5 का, जो रेशियो में 5 का, वो एक्चुअल में कितने का है? ये सिचुएशन आज से 10 साल पहले की है, ये आज से 5 साल बाद की है, तो 15 साल का गैप है। तो रेशियो में जो 5 है वो एक्चुअल में 15 साल है, यानी कि एक्चुअल चीज़ें 3 गुना चल रही हैं रेशियो से, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज बीज एज एट प्रेजेंट, तो बी की एज प्रेजेंट, तो कहीं पर भी बी की उम्र निकाल लो। एक्चुअल चीज़ें 3 गुना है, तो 3 3 9, बी की उम्र 9 है 10 साल पहले, तो आज कितनी होगी? 19। ठीक है, आगे बढ़ूं। In a class, 30% of the student failed in physics, 40% in chemistry, 10% failed in both. What is the percentage of student who passed in both subjects? इस तरह के क्वेश्चन से आपको अननेसेसरी घबराना नहीं है। देखो, ये अपनी पूरी क्लास है, पूरी। मैंने बोला कि भाई क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स में फेल हुए हैं वो इस चक्कर के अंदर खड़े हो जाओ, ठीक है। जो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं वो इस चक्कर के अंदर खड़े हो जाओ, और अगर कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हुआ है तो वो दोनों चक्कर में मिलना चाहिए मुझे, तो वो यहाँ मिलेगा, बोथ वाले, ठीक है। सर अगर कोई किसी में फेल ना हुआ हो तो भाई तुम बाहर खड़े हो जाओ, पर क्लास के अंदर रहना, ठीक है। तो क्लास के अंदर टोटल 100% स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस डिब्बे में 100% मिलेंगे आपको। आप बोलोगे जी हाँ, तो फिजिक्स के अंदर मिलेंगे 40%, ओके। केमिस्ट्री में मिलेंगे, अच्छा फिजिक्स में मिलेंगे 30, फिजिक्स में मिलेंगे 30%, और केमिस्ट्री में मिलेंगे 40%, और 10% दोनों में मिलेंगे सर। तो फिजिक्स वाले पूरे घेरे में 30 थे, तो 10 यहाँ आ गए, तो इस जगह पर 20 खड़े होंगे, 20 और 10 30, 40 में से 10 के इधर 30 होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने बंदे हैं जो फेल हुए हैं? 30 और 20 50 और 10 60, 60 है टोटल। 70 दिख रहे थे क्योंकि 10% 2 बार काउंट हो गए, तो 60% बंदे हैं तो या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं फेल है, एक आधा 2 में ही फेल है, ठीक है। तो 100 में से ये 60 गया, इधर बच गया 40, 40% बंदे बाहर खड़े हैं जो किसी में फेल नहीं हो रहे। तो जो दोनों में पास हुए हैं दैट इज ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आगे बढ़े। फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू ओनली इफ ए सम ऑफ 6500 इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। और 2 साल हैं, 2 साल में आधे साल कितनी बार आते हैं? एक साल में 2 बार आ जाता है आधा साल, 2 साल में 4, यानी कि 4 बार कंपाउंडिंग करोगे, ठीक है। और एक साल की रेट 10% है, तो आधे साल की 5% होगी, तो 4 बार 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो या तो आप क्या कर सकते हो कि अच्छा भाई रेट जो है 5% है, गंदी सी है थोड़ी सी 4 बार निकालने के लिए, या तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, या फिर ये लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम दे ही देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि निकलेगा नहीं, तो दे दो तो भी कोई दिक्कत, लेकिन करो शांति से, ठीक है। और एक बार ये देख लो कि वैल्यू कैसी है, मैं कैसे कर सकता हूँ। 4 बार मुझे 5% वाला निकालना है, मतलब मैं ये भी नहीं कर सकता ना 4 बार 5%, 105/100 यानी कि 21/20, 4 बार 21/20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 बार 20 से कुछ कटेगा ही नहीं। ऐसे आप देखोगे भी मैं किस तरीके से करूँ, तो 4641 वाले से कर लेते हैं। 4 बार के लिए वही है रेशो। तो सबसे पहले इसका मैं 4% निकालूंगा, तो इसका 1% कितना है भैया, सॉरी 5% निकालूंगा, 5%। तो 1% है 65, तो 5 गुना कर देता हूँ, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32। अब मैं इसका 5% निकालूंगा, तो इसका 10% है, एक के बाद पॉइंट लगाओगे 32.5, उसका आधा कर दो, उसका आधा हो जाएगा 16.25, ठीक है। अब मैं इसका 5% निकालूंगा, तो इसका 10% कितना है, पॉइंट को एक इधर खिसका दो ऐसे, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये 10% है, तो 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब मैं इसका 5%, तो मेरे ख्याल निकालने की नीड नहीं है, यही बहुत छोटा आ गया भैया। अब इसमें भी 2 के बाद पॉइंट, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो 4 3 12, 1200 और 2500 के 100, 1300, 6, 16 छिके 96, और 6 को अगर आप 1/4 से करोगे, या फिर ऐसे मान लो 25 छिके 150, यानी कि 1.5, तो 96 और 1.5 यानी कि 97.5, और इसको अगर 4 से गुणा करोगे तो 4 8 32, 3.2, ऐसे ही लिख दो 3.2, और पूरा क्यों करना है, 3.3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको मोटा मोटा आप कैलकुलेट कर लो,
तो 97 और 3 100, तो 1400। क्या कुछ गलत कर दिया क्या? हैव आई डन? अच्छा, उसने पूरा क्या पूछा है? यदि ब्याज तो क्या पूछा उसने? मिश्र धन। मैं ब्याज निकालने लगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई लगभग लगभग 1400.7, तो उसके अंदर जोड़ दो। ये कितना हो जाएगा? 7900 के करीब करीब। ठीक है, ऑप्शन इतने भी पास नहीं है ना कि 7901 है कि हम डाउटफुल है। आगे बढ़ जाऊं। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 का स्क्वायर एंड 201 का स्क्वायर? रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है, एक बार कोशिश करो। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, इस चीज पर ध्यान दो। किसने बोला है आर देयर बिटवीन? इनके बीच में, के बीच में। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि 10 और 12 के बीच में कितनी संख्या है, बताओ कितनी है? एक। 11 है सिर्फ, इनके बीच में तो एक ही है। तो अब ये उत्तर नहीं देना कि 12 माइनस 10 2 है। 10 और 12 के बीच में 2 कहाँ है? एक ही है। इसके लिए आपको फॉर्मूले रटने की भी जरूरत नहीं है, बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भैया इन दो संख्या के बीच में कितनी है, तो फॉर्मूले को रटना नहीं है, आप ऐसे ही 10 11 12 कोई भी तीन संख्या ही लिख लो कि 10 और 12 के बीच में कितनी है। तो 12 माइनस 10 जो 2 आता है, उसमें से फिर मुझे एक और घटाना है। इनके बीच में एक है, इसमें से जो आप घटाओगे उसमें से एक और घटाना है। बस फॉर्मूला रटना क्यों है? ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि 10 के बाद और कितने नंबर हों ताकि 12 तक पहुंच जाए, तो फिर 12 में से 10 के 11। अगर आपने 10 को देखो, 12 माइनस 10 का मतलब है कि भैया 10 के बाद और कितने हैं? ऐसे 2 हैं, देखो 2 हैं 2 हैं। अगर आपने 10 से लेकर 12 तक सारे काउंट करने हैं, सारे, इसको भी इंक्लूड करना है, तो आपको ये पता है कि यार 10 से 12 तक तो 3 होते हैं, यानी कि एक ऐड कर देंगे। सारे इंक्लूड करने हैं तो एक ऐड कर देंगे, सिर्फ बीच वाले लेने हैं तो एक घटा देंगे। तो क्या सर आगे से हम ये रट के रखें ना? ऐसे ही करके देख लो ना भाई। ठीक है, तो मैं बड़े में से छोटे वाला घटाऊंगा और फिर एक और घटा दूंगा। तो 201 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। अगर ये नंबर छोटे हों तो डायरेक्टली आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 401, और ए माइनस बी तो 1 है, 401 माइनस 1 यानी कि 400। उत्तर ही 400। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। तो हमने दिल खोल के मार्क एंड रिव्यू किए हैं, दिल खोल के स्किप किए हैं, कोई गड़बड़ मैंने नहीं की। तो अब देखें हम, और ये एक डिफिकल्ट टेस्ट है, मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो डिफिकल्ट टेस्ट में कितने क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं, एक बार मोटी मोटी नजर मार लेते हैं। 1 2 3 4 सिर्फ 4। आप 5 छोड़ देते, 6 छोड़ देते, 7 छोड़ देते, 30 में से 23 भी अगर आप फर्स्ट गो में करते, 22 भी अगर इस टेस्ट में फर्स्ट गो में करते, बशर्ते टाइम वेस्ट नहीं करते, इट वॉज ए गुड परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस, नॉट ओके ओके, गुड परफॉर्मेंस। ठीक, तो अब ये कर लेते हैं भाई 4 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, और एंड में एक कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे। और एक बार इस स्क्रीन के ऊपर नजर मार लो यार, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डेली लिखनी है। कुछ दिनों तक डेली लिख लो, फिर रेगुलरली लिख लो, फिर एग्जाम पास आए, फिर आखिरी के 15-20 दिन ये भाई डेली लिख लो यार। लेट अस डू इट। अब हम करेंगे मार्क एंड रिव्यू वाली, स्किप वाली नहीं। ठीक है, अब मैं तो लगातार ऑर्डर में करवाता चले जाऊंगा, आपको पहले मार्क एंड रिव्यू वाली करनी है, फिर स्किप वाली, क्योंकि स्किप वाली पे आपको डाउट था। 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर इक्वली फिल्ड। ठीक है, इक्वली भरे हैं, तो 1/3 लिक्विड ट्रांसफर कर दिया गया फर्स्ट कंटेनर से। ठीक है, सेकंड में फिर 1/4 ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद तो और कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो मैं 4 और 3 का एलसीएम 12 ले लूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि 3 कंटेनर हैं और तीनों के अंदर 12-12 यूनिट है। उसने ये नहीं बोला ये पूरे भरे हैं कि फुल्ली फिल्ड, उसने बोला इक्वली फिल्ड। तो हो सकता है इनके अंदर जगह खाली हो, जिस आपका क्वेश्चन है जगह खाली है देखना। तो सबके अंदर 12-12 यूनिट है, तो उसने क्या बोला
कि भैया 1/3 ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द फर्स्ट इज पोर्ड इनटू सेकंड, इसमें से 1/3 यहाँ भेज दिया, तो 1/3 वहाँ भेज दोगे तो इसमें कितना बच जाएगा भैया, इसका 1/3 यानी कि 4 यूनिट, तो ये तो हो जाएगा 8 और इधर 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा जी 16, ठीक है, और ये 12 ही रह गया, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, एंड 1/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, पहले जो क्वांटिटी थी यानी कि 12 का 1/4, तो 12 का 1/4 होता है 3, तो इसमें से 3 उसने उधर भेज दिया, तो इसमें से 3 घट के ये हो जाएगा 13 और उधर 3 बढ़ के हो जाएगा 15, तो दिस इज द न्यू रेशियो जो वो पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई भयंकर वो चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी मैंने आपको मार्क एंड रिव्यू के लिए बोला, क्यों, मैं ये समझता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आपके दिमाग पर कैसा इम्पैक्ट डालता है जब आप एग्जाम में होते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्स के थ्रू गया हूँ और उनके ऊपर विजय पाई मान लो, यानी कि उनको क्रैक किया, इनका एग्जाम का सिस्टम अच्छे से समझ आता है मेरे को क्या आपके दिमाग के साथ होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी इजी क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाते हैं और बाद में आके देखते हैं अरे ये तो इजी था, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे मैंने तो गलती कर दी ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्ट्रेटेजी का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि भैया टाइम वेस्ट ना हो, ये क्वेश्चंस को करते रहना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। मोर मार्क्स इन लेस टाइम, नॉट मोर मार्क्स इन लेस टाइम, ये मेन उद्देश्य है। मोर मार्क्स इन मोर टाइम जो करता है नहीं होता उसका सिलेक्शन, क्योंकि मोर टाइम ही नहीं होता। अब करते हैं भाई, देखो राज सैम एंड टॉम स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस रुपीज, ठीक है। राज एंड, जब आप बाद में मार्क एंड रिव्यू इक्वेशन कर रहे होते हैं तो पूरा फोकस करके ध्यान से पढ़ो ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े, सिचुएशन समझ में आ जाए। राज एंड सैम आर एक्टिव पार्टनर फॉर देयर सर्विसेज, राज गेट 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, सैम गेट 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल थ्री इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। इफ राज टोटल इनकम इज, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे, तो अब मैं इनकी सिचुएशन तैयार करता हूँ, ठीक है। तो राज सैम एंड टॉम सब कुछ हजारों में है, तो 2 3 5 4 जीरो मैंने काट दी, इसने 2 रुपये लगाए तो इसने 3, तो इसने 5, तो आप इसको दो तरीके से इसकी सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे। देखो इसको मिल रहे हैं 10% और इसको मिल रहे हैं 15%, तो ये टोटल कितने हो गए 25%, तो बाकी बच कितना गया प्रॉफिट 75%, क्लियर है, यही हो रहा है। तो ये जो 75% बच गया, इसको अगर आप इस रेशियो में तोड़ पाओ, 5 और 3 8 और 2 10, अगर 2:3:5 में इजीली आप तोड़ पाओ तो बढ़िया है, तोड़ लो और फिर बाद में जोड़ देना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो 75% को वो आपसे ऐसे तोड़वाए 8:9:15, तो उसको ऐसे तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। अगर ऐसे इजी है, मान लो ये 75 है, मान लो इन सब का सम बनता 5 और 3 8 और 7, 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 का 5 गुना है 75, तो 7 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, 5 का 5 गुना। अगर आप ऐसे इजीली तोड़ पाओ तो सबसे पहले तो ऐसे ही तोड़ लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार बार आ रहे हैं। अगर सर हम ऐसे ना तोड़ पाएँ तो फिर हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो। ये जो 75% जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बचेगा, तो ये और इन सब का जो सम है उसे आप सेम कर लो, सेम कर लो, जैसे 5 और 3 8 और 2 10, समझ रहे हो, ये वाली वैल्यू और इसे, ये एक अलग रेशियो है, ठीक है, और ये एक अलग रेशियो है, ये चीज कॉमन है, 75% बट रहा है इस रेशियो में, इन तीनों का सम 75 होना चाहिए, तो सेम कर लो। कैसे, देखो 75 है और 10 है, तो 150 कर लो, है ना, दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, तो 150 करूंगा तो इसको डबल करूंगा, तो इसको भी डबल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ रेशियो से मतलब है भैया, और ये हो गया 150, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको मैं क्यों डबल करूँ, मेनली मैं इसमें इंटरेस्टेड था, इनको अलग से कितने रुपए मिलते हैं, और इधर 150 करने के लिए 15 से गुणा होगा, 15 दूनी 30, 15 तीये 45, 15 पंजे 75, तो जो इनको एक्टिव पार्टनर की वजह से मिले वो इतने रुपए हैं, जो रेशियो के हिसाब से मिले वो इतने रुपए हैं। अब ऐड कर दो, तो ये हो गया जी 50 75 75, 25 दूनी 50, 25 तीये 75, 25 तीये 75, इस रेशियो में रुपया बटेगा।
क्या पूछ रहा है अब ये, इफ राज टोटल इनकम इज दिस, राज की टोटल इनकम इतनी है, ये राज 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 5 गुना है, 2 5 10, 5 गुना करके 1000 कर देना है। टोटल प्रॉफिट तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 का 5 गुना 40,000। आगे बढ़ जाऊं, तो ये नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन होता ही नहीं, हमने ले नहीं तोड़नी एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन है जो वाकई में टाइम वेस्ट करा देगा एग्जाम में, इस तरीके का क्वेश्चन है कि सबसे एंड में करें अगर टाइम मिले तो। सबसे एंड का मतलब ये भी नहीं है कि मान लो मैथ में 30 में से 27 क्वेश्चन कोई करके बैठा है, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और इन 3 क्वेश्चन में दे दो 15 मिनट। अरे इतनी देर में तो रीजनिंग के अगर 3 4 क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो पक्का हो जाएंगे, इंग्लिश में कुछ छोड़ रखा है तो वो भी हम ऐसे देखते हैं। अच्छा अब मेंस में तो फिर रीजनिंग के ही देखेंगे, बाकी सेक्शन में तो आप जा नहीं सकते। ठीक है, देखो इन आइसोस्केलस ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, P and Q are points on xz and xy, xz पर P, xy पर Q. Respectively, such that PQ is parallel to ZY, PQ is parallel to ZY. S and R are points on YZ, such that PS is parallel to XR, XR तो PS is parallel to XR. ठीक है जी। इफ XY is 10, अगर XY की वैल्यू 10 है, and XP is to PZ, XP is to PZ is in 2:3, and PXR is equal to QPS, PXR ये वाला एंगल is equal to QPS, QPS is equal to ये वाला एंगल, then find the length of RS। एटलीस्ट वैसे तो आपको फर्स्ट गो में ये डायग्राम ही नहीं बनाना, पहले ही समझ जाना है कि क्वेश्चन कैसा है, या गलती से डायग्राम बना लिया तब समझ जाना है कि भाई दिमाग खाएगा, रहने देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो अब इसके ऊपर टाइम दो भाई, अब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। अब पॉज करके वीडियो को टाइम दो, एक एक चीज़ देखो क्या क्या, एटलीस्ट आप पूरा क्वेश्चन ना सोल्व कर पाओ तो कुछ रास्ते 50% रास्ता, 60 70 80 90% कुछ रास्ता तो ट्रैवल करो मेरे बताए बिना, पॉज करके ट्राई करो। अब मैं बता रहा हूँ भाई, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। एक तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो सिस्टम है ये पैरेललोग्राम है। ओके जी, और देखते हैं। अब अगर ये 10 है तो ये आइसोस्केलस थी, तो ये भी 10 होएगी। ओके, ये भी हमें क्लियर है। ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अगर 2:3 में ये बट रहा है ये वाली साइड, आप ये मानो ना ट्रायंगल ZXR, ट्रायंगल ZXR में बेस के पैरेलल है SP, तो बेस के पैरेलल लाइन खींचते हो तो ये जो जिस रेशियो में 2 टुकड़े कटते हैं उसी रेशियो में 2 टुकड़े कटते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, और इसने क्या बता रखा है, उसने ये बता रखा है कि भैया ये एंगल इसके, देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, आप बोलोगे जी हाँ सर, और बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है तो ये भी थीटा है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जी हाँ। अब जब आप इस ट्रायंगल को देखोगे, अब मैं ये हिंट बताना नहीं चाह रहा, अब कर लो भाई एक बार पॉज करके, तो दिमाग लगे। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर इस तरीके का क्वेश्चन है वो एग्जाम में करने के लिए नहीं है, यहाँ पर मॉक में करने के लिए नहीं है, उसको स्किप करने के लिए यूज करो ये स्ट्रेटेजी बना, और बाद में फिर उसको करो, उसको सीखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ना, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे कंसेप्ट हैं तो बहुत रेयर होता है ऐसे क्वेश्चन आना, इतनी लेयर्स में एसएससी नहीं बनाते। ठीक है जी, अब मैं बता रहा हूँ। अब बड़ी ट्रायंगल को देखो, एक्स जेड आर को, एक्स जेड आर के दो एंगल देखो, ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हैं। ठीक है, ये 10 है तो ये 10 था, तो ये भी 10 है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। और ये 3:2 रेशियो में है, ये भी 3:2 रेशियो में, अब तो आर एस निकाल ही दोगे। तो इस पूरी साइड को 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लंबाई 10 है, बिकॉज ये दोनों बराबर है, जी हाँ। तो 3 और 2 5, 5 का 2 गुना है ना 10, रेशियो से 2 गुना है चीज़ें, यहाँ पर भी रेशियो 2:3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, वहाँ पर क्या देखना, यहाँ पर कि 2:3, इसका 2 गुना, 5 का 2 गुना है ना 10, तो 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6,
ये 4 है, ये 6। ठीक है दोस्त, आर एस की वैल्यू इस 4। मॉक में करने लायक क्वेश्चन नहीं था। करने को मैं इसको सीधा आपको 15 सेकंड में बता देता, मुझे तो पता ही है कैसे हो रहा है, बट नहीं था मॉक में करने लायक, ऑनेस्टली बताऊं तो। अननेसेसरी निराश नहीं होना अगर ये नहीं कर पाए। अगर आपने ये नहीं किया, स्किप कर दिया था, तो खुश होना है, दैट वाज ए राइट डिसीजन। 2 concentric circles have radii of 17 centimeter and 8 centimeter. A chord of the larger circle is tangent to the smaller circle. तो concentric है, ठीक है जी। बड़े वाले सर्कल की कोड छोटे वाले के टेंजेंट बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कोड, तो 8 और 17 है, तो इसका रेडियस है 8, इसका रेडियस है 17, 8 17 15, तो ये हिस्सा भी 15 होगा, तो लेंथ ऑफ कोड 30 है, तो आंसर ऑप्शन है, खत्म। और किसी में 30 है ही नहीं, आगे सोल्व ही नहीं करना। देखो मैंने मार्क एंड रिव्यू करा दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, बड़ा है, कंसेंट्रिक है, ये है, ऐसे बता रखा है, तो मार्क एंड रिव्यू करने का आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, तो मार्क एंड रिव्यू करना एक वाइज ऑप्शन है उस वक्त, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा स्किप कर दिया, उससे नुकसान नहीं होता। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया, उससे नुकसान होता है। एक गलत क्वेश्चन चूज कर लिया। ठीक है, अब आगे भी कर लें। आगे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एडिशनली ए सेपरेट टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कोर्ड विच लाइज ऑन द आउटर सर्कल टू इनर सर्कल। एक और सेपरेट टेंजेंट ड्रॉ किया है वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ कोर्ड, कोर्ड के किसी भी एक एंड पॉइंट से एक और इसने टेंजेंट ड्रॉ किया है ऐसे, तो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल तक जाता है। तो इसकी लंबाई बताओ। तो भैया एक पॉइंट से अगर आप किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट खींच रहे हो ऐसे, ये भी तो एक टेंजेंट ही है, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, ये 15 यही 15 है, 30 और 15। कुछ बचा है अभी? नहीं बचा है। जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा दूं भाई। देखो अब मैं कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, व्हाट टू ऐड टू मेक इन प्रोपोर्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इजी है बट रिवाइज कर लो, सीखोगे ही आप। आपके सामने एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो 2 नंबर हैं जो 2:3 रेशियो में है ना। अगले 2 नंबर भी ले लेते हैं 2:3 रेशियो में। कैसे लें, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये भी 2:3 रेशियो में है। 2:3 2:3, तो यानी कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है। हाँ जी सर, प्रोपोर्शन में है, तो इन सब में से 5 घटा देते हैं, तो 15 25। एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है। 49, एग्जामिनर आपको बोलता है इन सारे नंबर में क्या जोड़ूं कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, ऐसे करके। तो हम भी यही क्वेश्चन करते हैं। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। तरीका नंबर 1, सबसे पहला तरीका है कि जो भी जोड़ूं या घटाऊं वो कुछ भी पूछ ले, वो जोड़ दे घटा दे वो कुछ भी पूछ ले, इनमें साथ साथ जोड़ देगा और बोलेगा इनमें क्या घटाऊं कि प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हमेशा एक ही चीज फॉलो होगी, दैट इज डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बटे में डिफरेंस ऑफ सम। पहला तरीका है। तो किस चीज के प्रोडक्ट्स का डिफरेंस, देखो 2 टीम बनती हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। ये है अपना 15 15 25 31 49। आपको ये पता है जब भी नंबर प्रोपोर्शन में हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप बोलोगे जी हाँ, इनकी एक टीम है और इनकी एक टीम है, ये 2 टीम में है, इनके प्रोडक्ट्स का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं करना भाई, जस्ट ऐसे लिखना है। इनका प्रोडक्ट ये हो गया, इनका प्रोडक्ट ये हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के सोल्व हो जाते हैं। डिफरेंस ऑफ सम, इनके सम का डिफरेंस। ठीक है जी, तो 15 और 49 का सम, तो ये हो गया 50 और 14 64, माइनस में ये हो गया 50 और 6 56। ठीक है, तो 64 में से 56 गया, ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। एक तो 8 से काटने की कोशिश करो, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। इनमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो, बाद में कट जाएगा दोस्त। ठीक है, तो देखें, देखो 5 ये 15 पाँचों पाँचों 25, मैंने 5 कॉमन ले लिया। नीचे 8 तो दोनों में है ही जो कट नहीं रहा। ये क्या है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 3 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 3 निम में 27, 3 चौके 12 और 2 14, 5 एकम 5 5 3 15, तो 15 में से 7 गए 8, ये माइनस का 8 है। टेंशन नहीं लेना, साइन को कंसीडर नहीं करना आपने। ठीक है, 8 से 8 कट गया, 5 बच गया, उत्तर 5। जमा वाला क्वेश्चन पूछ ले, घटा वाला क्वेश्चन पूछ ले, हमने टेंशन नहीं लेनी।
आप बोलोगे जी हाँ सर। अब आगे दूसरा है, आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो अपने पास हाँ ऐसे ले लेते हैं कि मान लो 2:3 है एक रेशियो, यही ऐसे ही, और एक और रेशियो है, मतलब कुछ और भी नंबर हैं जो 2:3 रेशियो में है, ऐसे मान लो 20 और 30। ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के रेशियो का और इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस सेम कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल वैल्यूज आ जाएंगे। देखो इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ पर 10 का कर दूं तो देखो ये भी 20 और 30 ही बन जाएगी। थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसका मैं डबल कर देता हूँ, 4 और 6, और अब इसका एक बार मैं 3 गुना कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 3 9। रेशियो वही है 2:3, लेकिन यहाँ पर गैप है 2 का, यहाँ पर गैप है 3 का, ठीक है। अगर मैं इनका गैप सेम कर दूं, यानी कि इसके गैप से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 छिके 12, 2 में 18, तो गैप कितने का हो जाएगा, पहले 3 का था तो हर एक चीज़ 2 गुना हो रही है तो 6 का हो गया, और यहाँ पर मैं 3 से गुना कर दूँ तो हर एक चीज़ 3 गुना होगी तो गैप भी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 6 हो गया, ठीक है। तो 3 चौके 12, 3 छिके 18। तो जब दो चीज़ों का सेम रेशियो हो और आप उनका गैप सेम कर दो तो वो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, वो मतलब बिल्कुल वो वैल्यूज बिल्कुल इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। तो सर इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, बीच में मत बोलो, बता रहा हूँ ना मैं। देखो मुझे इतना पता है कि 15/10 इज इक्वल टू 10/10, अगर ये वाकई में प्रोपोर्शन में होते तो इनमें x जोड़ते ये काम बन जाएगा, तो आपको x लिखना पड़ेगा कि भैया 15 + x, सर आप तो x लिखवा रहे हो, अरे जल्दी होएगा देखो ना आप, 25 + x, एक बार ही ऐसे लिखना है बस, और सीधा स्क्रीन से लिखना है 31 + x। इस चीज़ को मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ यही है, शॉर्ट ट्रिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, पेपर तक भूल जाओगे, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी +x, यहाँ पर भी +x, पहले इसको देख लो, x तो दोनों जगह है, जस्ट इनका गैप देखो, गैप कितने का है सर 10 का, इधर गैप देखो, गैप कितने का है 18 का, तो जस्ट इस गैप को सेम कर दो। जब आप इस गैप को सेम कर दोगे तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से इक्वेट कर सकते हो, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, मैं क्यों करूँ, मैंने आपको सेम करके दिखाया ना, 12/18, 12/18 आ रहा था, तो 12 = 12 कर लूंगा या 18 = 18, मैं दोनों जगह क्यों सोल्व करूं, सिर्फ एक बार ये लिखना है, अब आएगा मजा। देखो देखो 18 और 10 इसको मुझे सेम करना है, मैं कैसे करूंगा, 18 और 10 का एलसीएम। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया इसलिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो कितना करेंगे, 90 कर लें, 18 5 90, तो इसको मैं करूंगा 90 करने के लिए 9 से गुणा, तो इसको मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ दोस्त, तो 9 × 15 + x, तो 15 में 135 + 9x, ये बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ का मैंने न्यूमरेटर उठा लिया, देखो गैप तो सेम हो ही गया ना, मैंने 9 गुणा किया तो 90 हो गया, अब टेंशन नहीं लेनी, वो गैप सेम होने के बाद न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, या डिनोमिनेटर के साथ कर लो। यहाँ मैं 5 गुणा करूंगा तो 18 5 90 हो ही गया, तो मैं इक्वेट कर देता हूँ सीधा, 5 × 5, 5 से 15 + 5x, ये लिखा। उसके बाद अब ये 5x इधर आया, 4x = 20, x = 5। जब 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे इजी लगने लग जाएगा, ठीक है भाई। दो हैं, दोनों हर तरीके के क्वेश्चन में लगेंगे, जोड़ लो घटा लो कुछ कर लो, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आपने अब करना क्या है मेरे भाई, आपने फीडबैक देना है अपना, आपका फीडबैक ज़रूरी है। मैंने मॉक देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया, पॉजिटिव हो, कुछ क्रिटिसिज्म हो कि ये इंप्रूव किया जा सकता है, जो भी जेन्युइन फीडबैक है प्लीज़, ठीक है। और एक और बात, अच्छा जो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी, स्टार्टिंग में बताई थी, एक और बात ये है कि वहाँ पर जितने भी मॉक्स पड़े हैं उनका यूज़ कर लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आगे थोड़े से और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। और अब की बार वाली स्पीड के बारे में बता दें, कम थी ज़्यादा थी कैसी।